जो नए हैं उनको बता दूं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस पढ़ रहे थे और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस में सबसे पहले हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी। फिजिक्स में जितनी थ्योरियां हैं, जितने रूल्स हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना इस चैप्टर में। तो सबसे पहले शुरुआत होती है जियोसेंट्रिक थ्योरी से। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है, अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो भू केंद्रीयकरण सिद्धांत। और सबसे पहले इस थ्योरी को जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। और क्लॉडियस टॉल्मी ने एक रिलीजियन की एक सिंगल लाइन को एक एजुकेशनल लाइन में तब्दील कर दिया था। मतलब एक धर्म की लाइन जो है उसको इंस्टीट्यूशनल लाइन में तब्दील कर दिया। क्रिश्चियनिटी ऐसा मानती है ये चीज कि यूनिवर्स का सेंटर जो है उसमें अर्थ है, मतलब अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो दो चीजें हैं एकदम सिंपल सी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में कौन सी मेन बात बोली गई है कि जो ये अगर सारा का सारा आप देख रहे हैं ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के सेंटर में क्या हो जाएगा, अर्थ। तो ये थ्योरी कौन सी कहलाती है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। बहुत लंबे समय तक इसी थ्योरी को लोगों ने माना, लेकिन 1543 एक बुक है जिसका नाम है डी रेवोल्यूशन। और डी रेवोल्यूशन बुक में 1543 में पोलैंड का एक व्यक्ति है जिनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज करी जिसने जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। और अब जो है रिसेंटली वर्तमान में यही थ्योरी चल रही है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्योंकि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया है कि सारे यूनिवर्स का जो सेंटर है, जरा जल्दी से बता दीजिए क्या है, सन है। तो बस आपको दो सिंपल सी चीजें याद रखनी है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने प्रपोज करी थी और कौन सी मेन लाइन है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने प्रपोज करी थी और कौन सी मेन लाइन है। बस इतना याद रखना है। कल केमिस्ट्री के नोट्स भेज दिए थे, क्लासमेट एक ग्रुप है उसमें आ गए थे, एक और ग्रुप है वेदांत इंग्लिश उसमें भी आ गए थे। आ गए थे ना? जो पहली बार क्लास बैठ रहे हो और जिनको नहीं पढ़ना हो, दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं, यहां वही बैठना जो ऑलरेडी बैठते हो, क्योंकि मैं एक चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आगे चले। निकोलस कॉपरनिकस कहां से हैं? पोलैंड से हैं। पोलैंड से एक और हैं जिनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जल्दी से बता दे कौन है। पोलैंड से है मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी वो फर्स्ट लेडी है जिसको फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ, आजकल यही चीज पूछते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में भी किस चीज के लिए मिला इनको नोबेल प्राइज? डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हालांकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उस व्यक्ति का था जो रेडियो एक्टिविटी के फादर कहे जाते हैं, मतलब हेनरी बेकुरल। मैडम क्यूरी ने सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज लिया 10 दिसंबर 1911, लेकिन इस बार फील्ड जो है वो है केमिस्ट्री। एक और होता है, एक अयस्क होता है जिसको कहते हैं पिच ब्लेंड। ये पिच ब्लेंड वही और है
वही अयस्क है जिससे हेनरी बैकुरल ने यूरेनियम निकाला था और रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी। मैडम क्यूरी ने भी उसी ओर को सिलेक्ट किया और उसी ओर से उन्होंने, आप बताओ रेडियम कौन सा है इसमें से, आर ए रेडियम है कि आर एन रेडियम है? आर एन पीरियोडिक टेबल में टोटल इतनी गैसें हैं, अच्छे से देख लो, ये पहला क्वेश्चन। और पीरियोडिक टेबल में जितनी गैसें हैं उनमें सबसे हैवी जो गैस है, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस, नाम उसका है रेडॉन। तो आप जो चीज मैं बता रहा था आपको, आर एन रेडॉन से रिप्रेजेंट करेंगे और आर ए है रेडियम। तो मैडम क्यूरी ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? रेडियम का एक्सट्रैक्शन किया था पिच ब्लेंड ओर से। अच्छा बताओ, पूरे वर्ल्ड में कौन सी इकलौती ऐसी फैमिली है जिसके पूरे फैमिली मेंबर को नोबेल प्राइज है? मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज कब कब मिला? 1903 में और 1911 में। मैडम क्यूरी के हस्बैंड हैं पियरे क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज कब मिलता है? 1903 में, इन्हीं के साथ में। मैडम क्यूरी की फैमिली में दो डॉटर हैं, एक है आयरीन क्यूरी और एक है ईव। तो बड़ी बेटी जो आयरीन क्यूरी है, इनको 1935 में नोबेल मिला और जो सबसे छोटी बेटी है इनको पीस में नोबेल प्राइज मिला 1965 में। मतलब होल फैमिली, ग्लोब में देयर इज ओनली सिंगल फैमिली जिसके एवरी मेंबर को नोबेल प्राइज मिला है। इस तरह की बकवास नहीं आती है एग्जाम में, रहने दो। मेन जो चीज आपको याद रखनी है, ये जरूर याद रखना कि मैडम क्यूरी को फर्स्ट टाइम जो नोबेल मिला था रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए मिला था, और सेकंड टाइम मैडम क्यूरी ने जो नोबेल प्राइज लिया था वो पिच ब्लेंड ओर में से रेडियम एक्सट्रैक्ट किया था। तो आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम क्यूरी को फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो थोड़ा सा बस आपको ये चीज याद रखनी है। और केमिस्ट्री की फील्ड में कब नोबेल प्राइज दिया गया, आपको ये चीज याद रखनी है, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज बताना मेरे को, ये रेडॉन कैसी गैस में आती है? इनर्ट गैस है, और इसी इनर्ट गैस को आजकल यूज कर रहे हैं रेडियोथेरेपी के रूप में। मतलब कैंसर या ट्यूमर को हटाने के लिए, और अगर किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन है तो हम रेडॉन के गामा रेडिएशन से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज जरूर याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत आता है कि रेडियोथेरेपी के रूप में किस इनर्ट गैस को यूज किया जा रहा है। रेडियोथेरेपी का मतलब है यदि आपको कैंसर हो जाए तो गामा रेडिएशन की हेल्प से कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना। तो गामा रेडिएशन जो है वो निकलते हैं रेडॉन गैस से, और फिर इन्हीं रेडॉन गैस के गामा रेडिएशन से यदि कैंसर सेल समाप्त हो जाए, इसी प्रोसेस को रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस इनर्ट गैस को रेडियोथेरेपी के रूप में यूज किया जाता है? आंसर है रेडॉन, बस। अच्छा बताओ, सबसे भारी गैस कौन सी है? लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं सबसे भारी तत्व, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम। यदि मैं आपसे पूछूं सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे हार्डेस्ट जो है, याद रखना, ये हैवीएस्ट है ऑस्मियम, और हार्डेस्ट है वो चीज जिसको हम कहते हैं व्हाइट गोल्ड। और व्हाइट गोल्ड बोले तो सोने से भी ज्यादा महंगा है जो प्लैटिनम।
चलो अभी यहीं तक रहने देते हैं, अब चलते हैं आगे। हो गया ये? एकदम सिंपल से बता रहा हूं, इसको सुन लेना। बताओ सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी जो यूनिवर्स में ये मानी जाती थी कि ये सही है? यदि अगर मैं बोलूं कि सन अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कौन सी थ्योरी है? जियोसेंट्रिक। लेकिन जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत साबित किसने किया? और ये दोनों के दोनों जो हैं ये हाइपोथेसिस अपने अपने बुक्स में बोल रहे हैं ये लोग, पूरी दुनिया को। अच्छा उसके पहले एक चीज और समझ लो, ये व्यक्ति है कॉपरनिकस, हालांकि आपसे ये चीज बन जाएगी। बताओ कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी थी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में यूनिवर्स या ब्रह्मांड के सेंटर में क्या था? सन था। वो तो ठीक है, समझ में आता है। पहले बताओ ये यूनिवर्स किन किन से मिलकर बनता है? तो यूनिवर्स मिलकर बनता है गैलेक्सी से, मतलब आकाश गंगा से। आकाश गंगा में 98% क्या है? सिर्फ तारे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद में प्लैनेट, जिनको हम कहते हैं ग्रह। ग्रहों के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट, मतलब प्राकृतिक उपग्रह। और भी चीजें हैं, धूमकेतु हो जाएंगे, एस्ट्रॉइड्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें, ये सभी यूनिवर्स हैं। याद रखिएगा ये यूनिवर्स के सेगमेंट हैं। इन सभी के सेंटर में सन है, ऐसा पहली बार बोला इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। लेकिन आप थोड़ी सा अपने माइंडसेट को ब्रॉड करो और मुझे सिर्फ इतना बता दो बस, यूनिवर्स में ये सारे कंपोनेंट आते हैं, मुझे सिर्फ ये चाहिए है। ग्रह मतलब प्लैनेट। बताओ कितने प्लैनेट हैं आज? आज 8 प्लैनेट है। 2006 में प्लेटो जो है, प्लूटो जो है वो अलग हो गया था, लेकिन निकोलस कॉपरनिकस के टाइम पे 9 थे। ठीक है, मान लेते हैं जितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी मान सकते हैं, 9 भी। अब अगर मैं इस हिसाब से बात करूं कि सेंटर में सन है और जो 8 प्लैनेट हैं ये किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं? अब जरा जल्दी से बताना, यदि सन सेंटर में है और 8 प्लैनेट अराउंड में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या इसको हम सोलर सिस्टम बोल सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक कदम आगे, क्योंकि 2015 से ये क्वेश्चन काफी चला 2019 तक कि सोलर सिस्टम के डिस्कवरर कौन है। हर कोई बता देता है निकोलस कॉपरनिकस, लेकिन अब पूछते हैं कि सोलर सिस्टम जो है निकोलस कॉपरनिकस ने ढूंढा था या पता लगाया था कौन सी थ्योरी के द्वारा? तो जो थ्योरी है उसी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की मदद से सोलर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। याद रहेगा ये चीज कि सोलर सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है निकोलस कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी के थ्रू दिया था? आंसर है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जल्दी से बताना, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, किसने बताई थी ये बात? सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स किसने बोली थी? सामने आप जिसका इमेज देख रहे हैं यही है निकोलस कॉपरनिकस। विदाउट अ सिंगल पेन एंड विदाउट अ सिंगल पेज, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इसी वजह से, और आज भी बताओ कौन सी थ्योरी सही है? जियोसेंट्रिक थ्योरी सही है कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सही है? जियोग्राफी में सबसे पहला स्टेटमेंट यही आप पढ़ते हो। तो आज भी जो थ्योरी सही है वो यही है कि यूनिवर्स के सेंटर में क्या है? रियल में सन है। मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो राइट है। इसलिए निकोलस कॉपरनिकस को, जिसने ये बात 1543 में बोली थी और आज भी ये बात सही है, इसलिए निकोलस कॉपरनिकस को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी।
आधुनिक नक्षत्र विज्ञान का पिता। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो चुके हैं कि सोलर सिस्टम किसने खोजा, कौन सी थ्योरी की हेल्प से खोजा, किस सन में खोजा, कौन सी बुक में खोजा, ये सब ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये एक नया क्वेश्चन एंटर हुआ कि फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। अच्छा बताओ, मिडिवल इंडिया में कौन सा एस्ट्रोनॉमर सबसे बेहतर माना जाता है, जिसकी किताबों को अरबी ले गए और वहां जाके ट्रांसलेशन किया? किसी को पता? मैं बताता। भास्कराचार्य दो हैं, उसमें से ये वाला, इसने 3 बुक लिखी हैं। एक है करण कौतूहल, ये पूछी जाती है आपसे हिस्ट्री पे। एट द एज ऑफ 23 में लिखी थी साहब ने, तुम्हारी एज में ही लिखी थी। दूसरा है सिद्धांत शिरोमणि, एट द एज ऑफ 69 में लिखी थी। और तीसरा है 69, और तीसरा कोई ग्रंथ नहीं है लेकिन उसको ग्रंथ मानते हैं। वो दरअसल में अपनी बेटी के साथ में सवाल और जवाब की श्रृंखला से एक ग्रंथ या बुक बन गई थी। तो ये 3 जो ग्रंथ हैं जो भास्कराचार्य ने लिखे थे, करण कौतूहल, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती। लीलावती दरअसल उनकी बेटी थी, वो उनसे पूछा करती थी क्वेश्चन, उसी को क्वेश्चन और आंसर को एक बुक में समराइज कर दिया तो नाम बन गया लीलावती। ये 3 एस्ट्रोलॉजी के सबसे बेहतर जो है बुक हैं, सबसे बेहतर जो है ग्रंथ हैं, इन्हीं को माना जाता है। और जब अरब इन्वेडर्स का इंडिया में अटैक हुआ तो निश्चित रूप में अरब इन्वेडर्स अपने साथ में जो लोग भी जाएंगे, अरब इंटेलिजेंट पर्सन, और वो इन्हीं 3 बुकों को ले जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की, और फिर इनको डिकोड करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, मतलब अरबियन में। मेन ये चीज याद रखना जो आपसे पूछी जाएगी, मतलब अरेबियंस को जो भी एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज है वो इंडिया में इस व्यक्ति की बदौलत है, क्योंकि इस व्यक्ति की बुकों को ही ट्रांसलेट किया है संस्कृत से अरबी में, और तब कहीं जाके वो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को सीख पाए, एस्ट्रोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? फिजिक्स का फादर कौन है? आजकल ये पूछते हैं कि वो किस कंट्री से। इटली। इटली में एक जगह है पीसा, ये वहीं से है, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? आंसर है गैलीलियो गैलीली, इटली से हैं गैलीलियो गैलीली ने। अच्छा बताओ मेरे को एक बात, साइंस किस पे बेस है? हाइपोथेटिकल एविडेंस पे बेस है कि रियलिटी पे बेस है? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलिटी? यहां रियलिटी का मीनिंग है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट मतलब साइंस जो है वो प्रयोगों पर चलती है, और आप प्रयोग करोगे तो प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल अपैरेटस। प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? प्रायोगिक उपकरण। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में आपके लिए कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस किसे कहते हैं, प्रायोगिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो जैसे साइंस में बताओ सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स। दूसरी कौन सी है? केमिस्ट्री। और तीसरी कौन सी है? बायो। पूरी जो साइंस है वो एक्सपेरिमेंट पे चलती है, और एक्सपेरिमेंट इनकी बदौलत होंगे, एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस की बदौलत होंगे। तो साइंस की सबसे पहली ब्रांच फिजिक्स का सबसे पहला प्रैक्टिकल अपैरेटस गैलीलियो ने ही बनाया था। इसी वजह से हम इनके लिए ये वर्ड यूज करते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रैक्टिकल अपैरेटस कौन सा है, तो फर्स्ट प्रैक्टिकल अपैरेटस है टेलीस्कोप।
टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। दूरबीन को ही बनाया था गैलीलियो गैलीली ने, और दूरबीन को ही बनाकर उन्होंने, अच्छे से सुनना, जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत साबित किया था इसकी मदद से, टेलीस्कोप की मदद से, और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब कॉपरनिकस सही है ये बताया था। इसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया था और फिर बंदा पूरी जिंदगी जेल में रहा और वहीं मर गया। आप में से कोई बता सकता है दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज कब की है गैलीलियो गैलीली ने? मैं आपको एक क्लू दे सकता हूं, 2009 में, जियोग्राफी की चीज है इसलिए पूछना कंपलसरी है, प्लूटो को निकाला था, किसने निकाला था? अच्छा, इंटरनेशनल वर्ल्ड में किसके पास इतना पावर है कि प्लूटो को उसने सेपरेट कर दिया प्लैनेट की सीरीज से? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये नाम है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 2009 में उसने माफी मांगी कि गैलीलियो को जो हमने जेल में डाल दिया था जबकि वो सही थे, क्योंकि ठीक इससे 400 साल पहले, 400 साल पहले, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से बता दो कितना? 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी करी थी। मतलब 400 साल बाद ये दुनिया को बात समझ में आई कि गैलीलियो सही था। आपको अभी कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बताता चल रहा ताकि आपको ये सारी चीजें याद करने में आसानी हो। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस गैलीलियो हैं। सबसे पहला उन्होंने प्रैक्टिकल एपरेटस टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप बनाया था 1609 में, बस इतना आपको याद रखना है। जेल के अंदर ही गैलीलियो ने टेम्परेचर से रिलेटेड ये दो एपरेटस और बनाए थे, ये आजकल बड़े पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक एपरेटस बनाया था थर्मोस्टेट, ये है उसका इमेज, ये थर्मोस्टेट। यदि किसी जगह के टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट करना है, जैसे यहाँ के टेम्परेचर को हमको कांस्टेंट करना, तो ये जो पीछे एसी लगा हुआ है इसमें ऐसा सेटअप मौजूद है कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता है। तो एसी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर पा रहा है मतलब उसके अंदर ये चीज लगी है, इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट। और ये चीज बताने की मेरे को जरूरत नहीं कि ये क्या कहलाता है, थर्मामीटर। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि थर्मामीटर का यूज कहां होता है? आप जो भी कह रहे हैं मैं आपकी बात एकदम सही मान रहा हूं, लेकिन एग्जामिनेशन को ये चाहिए। आप सभी को यदि बुखार चढ़े और आप सब डॉक्टर के पास पहुंचो, डॉक्टर आप सबके मुंह पे एक एक थर्मामीटर दे, अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, सबकी रीडिंग एक आएगी कि अलग अलग आएगी? बस यही है थर्मामीटर का मेन फंक्शन, अलग अलग तापमान मापन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। बताओ किसका यूज किया जाता है? थर्मामीटर का। लेकिन यदि अगर मैं पूछूं कि एक नियत तापमान मापन के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? थर्मोस्टेट का। जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है आजकल सबसे ज्यादा यूज कर रहा है थर्मोस्टेट का, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बताओ हमको सबसे पहले कहां चाहिए? फ्रिज में और एसी। तो ये दो ऑटोमोबाइल सेक्टर में थर्मोस्टेट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एक बार फिर से बता दो, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए गैलीलियो ने क्या बनाया था? थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सी मेटल भरी होती है जो टेम्परेचर का मेजरमेंट करती है? पारा। और वो भी किस स्टेज में होती है? लिक्विड स्टेज में। पारा क्या है? लिक्विड स्टेज में पाई जाने वाली क्या है? मेटल है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। अब एक चीज और सुन लो,
क्योंकि काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपने कभी गैलियम का नाम सुना? गैलियम भी एक मेटल है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री। 25 डिग्री टेम्परेचर पर जो पारा है वो लिक्विड स्टेज में होता है। ये आपके दिमाग में सेट है हमेशा से, लेकिन अब आप इसको सेट करो। गैलियम एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आने पर गैलियम लिक्विड स्टेज में आ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली वह धातु जिसका टेम्परेचर 30 मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो सॉलिड से लिक्विफाई हो जाती है, और ऑप्शन में पारा मतलब क्विक सिल्वर नहीं है, तो बताओ क्या टाइप करना है राइट आंसर में? गैलियम। सो गैलियम वो मेटल है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विफाई हो जाती है। याद रहेगा ये चीज? जल्दी से बता दो, थर्मोस्टेट को कहां यूज करते हैं? ये हो गया ये चीज। एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, इसको अलग कर दूं क्या? जल्दी से बता दो कि थर्मामीटर में कौन सी चीज भरी होती है जिस वजह से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर पाते हैं? मरकरी। अच्छे से देख लो, मरकरी जो है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाती है। जैसे सियाचिन और लद्दाख में यदि किसी व्यक्ति को क्या हो, बुखार चढ़े, और सियाचिन और लद्दाख में टेम्परेचर -50 तक पहुंच जाता है। -50 मतलब आप देखो बहुत कम है ये फिर भी। तो जैसे ही अगर किसी बंदे के मुंह पे अगर थर्मामीटर देंगे, -50 डिग्री टेम्परेचर है अगर सियाचिन में, तो -39 पे ही क्या जम जाएगा? पारा जम जाएगा, तो रीडिंग ही शो नहीं होगी। सो ऐसे कंडीशन में अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा कितने डिग्री पर सॉलिड हो जाता है, तो ये डाटा आपने याद रखना है। ऐसे कंडीशन में जो ऐसे रीजन होते हैं जहां का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, अच्छे से सुनना, और टेम्परेचर कम होता है तो कितना तक कम टेम्परेचर? तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतने तक का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक ऐसा थर्मामीटर यूज किया जाता है जिसमें अल्कोहल भरा होता है। अल्कोहल थर्मामीटर या अल्कोहल तापमापी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पारा जितने डिग्री पर जम जाएगा, -39 पर जम जाएगा, लेकिन सियाचिन वगैरह में टेम्परेचर और भी कम हो सकता है, बर्फबारी, तो फिर उस जगह पर कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे? तो दो तरह के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए चीजें होती हैं। एक जो आप ये देख रहे हो इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा भरा होता है, लेकिन जब पारा दम तोड़ देता है -39 पर, क्योंकि सॉलिड हो चुका, रीडिंग ही नहीं आती, तो हम यूज करते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। और अल्कोहल थर्मामीटर की हेल्प से एट अ वेरी लो टेम्परेचर भी मेजरमेंट कर लेते हैं। अति निम्न तापमान मापन के लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है। कितना डिग्री तक मेजर कर सकते हैं? -39 से -115 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एट अ वेरी लो टेम्परेचर है, उस जगह पर भी हम पर्सन का टेम्परेचर इजीली जो है काउंट कर सकते हैं। चलें आगे। सिर्फ आपको दो स्टेटमेंट अपनी कॉपी पे मेंशन करने हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री एक बार फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है, जल्दी से बता दो, फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में कौन सी दो गैसें भरी होती हैं? इनको मैंने कई बार बताया है। तो एक गैस भरी होती है CFC। जल्दी से बता दीजिए CFC का फंक्शन क्या है? कूलिंग प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं प्रशीतक गुण, कि खाद्य पदार्थों को CFC इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अवेलेबल कराती है।
और इतने कम सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया से और फंगस से अफेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए हिंदी में बोलते हैं प्रशीतक गुण। जल्दी से बता दो, फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? तो जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो, आजकल उसी को स्टैंडर्ड टर्म में क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, फ्रियोन। लेकिन फ्रियोन से भी एक ज्यादा बेहतर गैस है जो कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए आजकल फ्रिजों में यूज हो रही है, और उसका नाम है, मुझे सिर्फ ये बताना था इस वजह से मैंने यहां ये चीज लिखी, CH3Br। अब अगर आपसे पूछे कि फ्रिज में कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है और CFC ऑप्शन में ना हो, तो आपको यह चीज दी जाएगी, मिथाइल ब्रोमाइड। और मिथाइल ब्रोमाइड को जैसे CFC को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, फ्रियोन। इसीलिए मिथाइल ब्रोमाइड को आजकल कहते हैं मेफ्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रिज में कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो CFC का जमाना चला गया, अब जमाना है मेफ्रॉन का। तो आजकल जो फ्रिज आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कूलिंग देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेफ्रॉन गैस है। एक बार और बता दो जल्दी से, फ्रिज में कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए CFC और एट अ मॉडर्न टाइम पे मेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं फ्रिज में ये सबसे ऊपर वाले कॉरिडोर में जिसमें आइस मेकिंग होती है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अमोनिया नहीं बेटा जी, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया जो है ये आइस मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो वाटर लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड अमोनिया जो ऊपरी कॉरिडोर में होती है वो वाटर को सॉलिड फॉर्म में कर देता है। यहां सॉलिड फॉर्म का मतलब है कि बर्फ बना देता है। तो ये दो क्वेश्चन है, स्टूडेंट इनमें भारी कंफ्यूज होते हैं। अच्छे से देख लो, कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए CFC है जो आपके दिमाग में है, ये सही भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है आजकल CFC यूज ना करके उससे सुपीरियर यूज कर रहा है मेफ्रॉन। और दूसरी चीज जो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि फ्रिज में एक ये और गैस होती है, हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसका नाम है लिक्विड अमोनिया। और लिक्विड अमोनिया जो है वो वाटर को किस में तब्दील करती है? मतलब लिक्विड वाटर को किस में तब्दील करती है? सॉलिड वाटर में। और सॉलिड वाटर मतलब आइस। जल्दी से बता दो, CFC में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ओजोन होल को डिग्रेड करता है? मैं बताता हूं, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं फॉर्मूला तो क्या आप बोल पाओगे? CF2Cl2 ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अब इसमें आप मुझे बताओ, आपको कौन सी दो गैसें दिख रही हैं? एक आपको फ्लोरीन दिख रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही रहती है। या इसको आप ऐसा समझो कि फ्लोरीन हैवी होती है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है। और क्लोरीन हल्की रहती है, इसलिए पहुंच जाएगी स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल तक, और समताप मंडल में पहुंचेगी और ओजोन को ब्रेक करेगी। तो अब आप मुझे बताओ सोच समझ के, फ्रिज में ऐसी कौन सी गैस होती है जो ओजोन डिप्लीशन का कारण बनती है? तो आंसर है CFC। लेकिन CFC में कौन सी है? क्लोरीन। और यही बात बता रहे हैं साल 1985 में वो व्यक्ति जिन्होंने ओजोन होल की डिस्कवरी करी थी, ओजोन में छिद्र है, ये बात बताई थी। जल्दी से बता दो किस देश का है बंदा जिसने बताई थी ये बात? तो बंदे का नाम है जोसेफ फोरमैन, और जोसेफ फोरमैन है ब्रिटेन के, जहां के स्टीफन हॉकिंस हैं, जहां के गॉड पार्टिकल के डिस्कवरर पीटर हिग्स हैं, जहां के न्यूटन हैं, जहां के जेडी हैं। ये सब ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। जॉन डाल्टन ब्रिटेन, न्यूटन ब्रिटेन, पीटर हिग्स ब्रिटेन, और स्टीफन हॉकिंस ब्रिटेन, और जोसेफ फोरमैन इज आल्सो
ब्रिटिश। हिंदी मीडियम स्टूडेंट याद रखना, ब्रिटेन को मतलब ब्रिटिश साइंटिस्ट ना बोल के आजकल वर्ड यूज किया जा रहा है ब्रितानी साइंटिस्ट। इनमें से कौन ब्रितानी साइंटिस्ट है, इनमें से कौन ब्रितानी वैज्ञानिक है, तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि नेशनैलिटी पे आजकल ज्यादा चीजें आ गई हैं। अच्छा एक बात और बता दो, फ्रिज में कूलिंग का फंक्शन कौन करता है? सीएफसी। तो जरा जल्दी से बताना, पहले तो आप बताओ कि एयर कंडीशनर के खोजकर्ता कौन है, एसी के डिस्कवरर कौन है? ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, क्योंकि जो भी अपैरेटस लाइमलाइट में है ना, उसके डिस्कवरर या उस पर फोकस जाता है। सो डब्ल्यू करियर ने भी एसी बनाने के लिए, और एसी का मेन मकसद होता है रूम टेम्परेचर को कूल करना, इसके अंदर भी यूज करी गई कौन सी चीज? सीएफसी। लेकिन आज लोगों को ज्यादा कूलिंग चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, तो आज यूज की जा रही है मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब मेफ्रॉन। मतलब जो काम फ्रिज का है, लेकिन फ्रिज का काम अंदर वेजिटेबल, अंदर की चीजों को कूलिंग देना है, और रूम टेम्परेचर को कूल करना, ये किसका फंक्शन होता है? फ्रिज का। बताओ ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है? ये ज्यादा खतरनाक है कि ये ज्यादा खतरनाक है? सीएफसी। ठीक है, मेंस में मिलना, भूत उतार देंगे। मिथाइल ब्रोमाइड बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उसको बंद कर देना चाहिए, WHO सब बोल रहा है, लेकिन हो गया। क्यों नहीं बंद कर रहे? मेंस में बात करेंगे। चलो अब ध्यान से सुनना, सोचो इतनी छोटी सी चीज भी एमपीपीसीएस काफी पूछते रहते हैं, और वो भी पूछेंगे क्योंकि 10th तक की साइंस आपको पढ़नी है। एमपीपीसीएस ने अभी तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो बेसिक साइंस पे बेस है, याद रखिएगा, 10th तक की। क्या दिख रहा है ये चीज आपको? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो टिनी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साइज को इनलार्ज करके देखते हैं, और जब हम छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े साइज में देखते हैं, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, छोटी वस्तु का बड़ा आवर्धन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता का नाम है जॉनसन। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सूक्ष्मदर्शी के कुछ टाइप्स होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में मेकओवर कर लो, क्योंकि मेंस में जब मैं पहली बार बोलता ना कि चलिए एक स्पेशल टाइप के हम माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, जरा ये देखना ये क्या लिखा है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, और ये है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, और ये है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अच्छे से सुनना, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, ये जो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप के ये दो टाइप हैं, ये दो टाइप हैं। इनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये अगला है आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, नैनो टेक्नोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एटम की। अरे भाई, एटम की स्टडी आप तब ना करोगे जब एटम को आप देखोगे, और एटम विजिबल किसकी हेल्प से होगा? दिस वन एंड दिस वन। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी में जिसमें एटम की स्टडी की जाती है, कौन से माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है? तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप 4 में से किसी एक ऑप्शन में होगा, और अगर ये नहीं होगा तो वो होगा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इन दोनों को एक ही व्यक्ति ने बनाया है, रोहनर एवं बिनिंग ने। रोहनर और बिनिंग ने बनाया है इन दोनों माइक्रोस्कोप को। पहले बनाया था एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप को, उससे एटम का साइज जो है दिखता तो है, लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखता।
किसी भी एटम के साइज एकदम क्लियर देखने के लिए फिर इससे भी बेहतर बनाया गया स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, और इसकी मदद से न केवल आप किसी भी चीज के एटम को देख सकते हैं, बल्कि उन एटम को देखकर आप दूसरे एटम के साथ उनको कंबाइन करके और नैनो टेक्नोलॉजी में नए मैटर को फॉर्म कर सकते हैं। जब यहां तक हम पहुंचे हैं तो जल्दी से बता दो, हु इज द फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कौन है? कोई बात नहीं अगर नहीं मालूम तो। अब याद रखिएगा, रिचर्ड फैनमैन। रिचर्ड फैनमैन ने, ये अगला जो लिख रहा हूं ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1959 में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम इन द बॉटम, मतलब तल में अभी भी जगह शेष है, लेकिन ये इंग्लिश में ही पूछते हैं, देयर इज अ प्लेंटी रूम इन द बॉटम, मतलब तल में अभी भी जगह शेष है। ऐसा बोलकर उन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, और ऐसा माना जाता है कि इनके इस वर्ड से, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम इन द बॉटम, मतलब तल में अभी भी जगह शेष है, तल में अभी भी जगह शेष है, से नैनो टेक्नोलॉजी ब्रांच ओरिजिन हुई। तो 3 क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी का फादर किसको कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कब से मानी जाती है, और नैनो टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट आया वो भाषण के कौन से वर्डिंग से आया था, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम इन द बॉटम। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं, अगला क्वेश्चन वो है। अच्छा बताओ, साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो इंसान को भगवान बना सकती है? इंसान जीता जागता गॉड हो सकता है इसकी बदौलत। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपसे। एक तो वो गॉड है बेटा जिसने जन्नत बनाई, जिसने हमको और आपको बनाया, तो प्राइमरी गॉड है। लेकिन हम इंसान भी गॉड बन सकते हैं, लेकिन हम जब गॉड बनेंगे तो हम सेकंड गॉड बनेंगे। तो साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो इंसान को भगवान बनाएगी, मतलब सेकंड गॉड बनाएगी? नैनो टेक्नोलॉजी। जानने के लिए प्री नहीं मीन्स पे आना पड़ेगा आपको कि आप कैसे बन पाएंगे सेकंड गॉड। सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, और एमपीपीसीएस ने 2 साल पहले इसका फायदा भी उठाया। सबको यही पता है कि माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं सबको ये पता है कि ट्यूनी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देखते हैं। इसलिए उसने क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जैसे ही वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन तो हमारा दिमाग जाता है कि ये केमिस्ट्री में यूज होने वाली चीज है। ना जी ना, इलेक्ट्रॉन वर्ड स्टार्ट में दिया है लेकिन ये केमिस्ट्री में नहीं, ये बायो में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरर एमपीपीसीएस ने ही पूछा था, और शायद 5-6 साल पहले एमपीपीसीएस ने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो किया जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी बताओ जिसने एक वैक्सीन बनाने में हेल्प करी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने सबसे पहले कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा था। तो कोरोना वायरस, अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, नेमेटोडा, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं। अगर मैं पूछूं सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सबसे सूक्ष्म कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? वायरस। इसी वायरस को, और वायरस के बाद थोड़ी से साइज में इनलार्ज होंगे, मतलब अगर हम साफ साफ सिंपल बोलें कि सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 2 होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस। इनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि जब तक आप वायरस और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप कभी भी फिर एंटीबायोटिक नहीं बना सकते हो,
और वायरस को किल करने के लिए कभी भी न तो इंटरफेरॉन बन सकती है, न वैक्सीन बन सकती है। तो इंटरफेरॉन और वैक्सीन तभी बनेगी जब वायरस का साइज आप देख लोगे, उसका स्ट्रक्चर आप देख लोगे। तो बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर को देखने के लिए ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसके डिस्कवरर है नॉल एवं रस्का। जैसे आप लोग ये स्टेटमेंट पाते हो, जरा बताओ कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? तो आप लोग बोलते हो कि जैसे सन में ये इस तरह के स्पाइक्स होते हैं, कोरोना में इस तरह के स्पाइक्स होते हैं ना सन में, सेम यही स्पाइक्स आपको किस में देखने को मिले पहली बार? कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में। तो किस चीज की हेल्प से आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि कोरोना वायरस में जो ये स्पाइक्स निकले होते हैं ये दरअसल में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो, जब यहां तक पहुंचे हो तो दो चीजें और समझ लो। जल्दी से बताओ, इबोला डिसीज किसके कारण होती है? कौन से वायरस? उसी के नाम पर ही डिसीज पड़ गई है। अब आप मुझे बताओ H5N1 से कौन सी डिसीज होती है? चलो बताओ, H1N1 से कौन सी डिसीज होती है जल्दी से? तो H1N1 से होता है बर्ड फ्लू और H5N1 से होता है स्वाइन फ्लू। सही बोल रहे हो क्या आप लोग? एकदम गलत स्टेटमेंट है। यहां 1 आएगा इसलिए सेकंड नहीं आएगा, यहां आएगा स्वाइन फ्लू। और H5N1 बोले तो बर्ड फ्लू। याद रखिएगा ये चीज। ये वायरस और ये वायरस और ये वायरस, अब ध्यान से सुनेगा, अब क्वेश्चन लिख रहा हूं। इबोला वायरस को जिस व्यक्ति ने खोजा था उनका नाम है डॉक्टर पीटर पायट। जल्दी से बता दो, डॉक्टर पीटर पायट ने किस स्ट्रक्चर की हेल्प से खोजा होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बर्ड फ्लू का वायरस H5N1, स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1, इसको किस साइंटिस्ट ने खोजा था? बताओ बताओ, किसी को पता है? मैं बताता, जोसेफ वेबस्टर। तो जोसेफ वेबस्टर ने स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू वायरस खोजे थे। तो खोजेंगे तब जब वो देखेंगे इसकी मदद से। मतलब आप एक चीज याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज को और शेप को आइडेंटिफाई करते हैं इस माइक्रोस्कोप के द्वारा। चले आगे। तो एक बार जल्दी से बता दो, माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे? तो देख लो, एक से हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन करेंगे, सूक्ष्म चीजों को बड़े रूप में देखेंगे। एक से एटम की स्टडी करेंगे और एक से बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तब इनको नष्ट करने के लिए हम दवाएं बनाएंगे या इनका ट्रीटमेंट बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अच्छे से लिख लेना, इस क्वेश्चन में आप लोग आउट हो जाते हो जबकि ये बेसिक है। बताओ, सबसे पहला इंजन किसने बनाया था भाप का? तो आपके दिमाग में हमेशा वही रटा है, जेम्स वॉट। लेकिन अब आप अपने दिमाग को सेट करो इस स्टेटमेंट के साथ, भाप इंजन या स्टीम इंजन दो प्रकार के होते। यदि ज्यादा क्राउड को, यदि ज्यादा मास को खींचना है स्टीम के थ्रू, तो आपको अपने स्टीम इंजन में यह लगाना होगा। जैसे रेलगाड़ी किस पे चलती थी? सबसे पहले रेलगाड़ी इसी पे चलती थी ना, स्टीम पे। तो रेलगाड़ी का मतलब है पॉपुलेशन, आप समझ सकते हो कितनी सारी पॉपुलेशन को खींचना होगा। तो जब लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज मास को यदि स्टीम की हेल्प से खींचना है तो आपको उस स्टीम इंजन में यह लगाना होगा। क्या लगाना होगा? कंडेंसर। तो कंडेंसर वाले भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट ने करी थी। लेकिन
इस दुनिया में सबसे पहला स्टीम इंजन जो बनाया था वो जेम्स वाट ने नहीं बनाया था बेटा जी, थॉमस न्यूकोमन ने बनाया था। और थॉमस न्यूकोमन ने बनाया था इस स्टीम इंजन को कि वो कुएं से, जो जैसे आज के समय में आप देखते हो कि बाल्टी भरते हैं ना अपन, तो अपन खुद ही रस्से से बाल्टी से पानी निकालते हैं, सेम यही काम स्टीम की हेल्प से किया जाए। तो अब जो बाल्टी में पानी है इसका मास काफी कम है, इसलिए जब आपको कम मास को निकालना है अगर स्टीम इंजन से, या कम अगर भार वाली चीज को आपको निकालना है, तो आप पिस्टन युक्त भाप इंजन को ले सकते हैं। मतलब पिस्टन युक्त भाप इंजन से कम मास को आप इजीली ट्रैप कर सकते हो, लेकिन यदि मास ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, तो फिर आपको स्टीम इंजन में कंडेंसर यूज करना होगा। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला कौन सा भाप इंजन डिस्कवर किया गया था? पिस्टन वाला। एंड हु वाज द डिस्कवरर? थॉमस न्यूकोमन। बस, और कुछ नहीं। तो ये जो बुढ़ा देख रहे हो ये थॉमस न्यूकोमन है, और जो ये देख रहे हो ये जेम्स वाट है। अब ये जिप फाइल होती तो आप चलते हुए देखते कि वो पिस्टन किस तरह से काम करता है। एक बार फिर से बता दो, जेम्स वाट ने कौन सा इंजन बनाया था? कंडेंसर। स्टीम इंजन तो बनाया था, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना, कंडेंसर वाला स्टीम इंजन बनाया था। सबसे पहला कौन सा भाप इंजन बना था? पिस्टन। किसने बनाया था? थॉमस न्यूकोमन। सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है आपको, लेकिन उनको लिखने के बाद आप इस चीज को बहुत अच्छे से माइंड में मेकओवर कर लेना। आप मुझे बताओ, इनको हैवी व्हीकल क्यों कहते हैं और इनको लाइट व्हीकल क्यों कहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा आपसे, इंटरव्यू में पूछते हैं कि बेटा जिस 2 व्हीलर में आप इंटरव्यू देने आए हो उसको लाइट व्हीकल क्यों कहते हैं, और बेटा तारा सिंह ट्रक चलाता था उसको हैवी व्हीकल क्यों कहते हैं? तो इसको लाइट व्हीकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट इंजन होता है। इसको हैवी व्हीकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हैवी इंजन होता है। और गाड़ी कोई भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, चलती किससे है? इंजन से चलती है। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये गाड़ी में डीजल डलता होगा तो निश्चित रूप में क्या बोलेंगे? डीजल इंजन। जल्दी से बता दो, हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के व्हीकल में यदि डीजल डलता है तो उनमें डीजल इंजन होगा, और डीजल इंजन के डिस्कवरर का नाम कौन है? रुडोल्फ डीजल एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में डीजल इंजन बनाया, और डीजल इंजन बनाने के बाद उसने कहा ये मैंने क्या बना दिया। इतनी ज्यादा गिल्ट हुई उसको, क्योंकि उस समय पे ये इनका बोलबाला चल रहा था। मतलब हल्की गाड़ियों के हल्के इंजन जो सबसे पहले ड्रॉ किए थे कार्ल बेंज ने, ये चल रहे थे। तो पूरी दुनिया जो है वो हल्के व्हीकल्स और हल्के इंजन की ओर मूव कर रही थी, और उनमें पेट्रोल डाला जा रहा था। लेकिन उसी टाइम पे ये जो व्यक्ति है रुडोल्फ डीजल, उसने क्या बना दिया? भारी इंजन, और भारी इंजन में डीजल डाला जाएगा, जिस समय उसका यूज नहीं हो रहा था। 80% गाड़ियां यदि बिक रही हैं पेट्रोल वाली, पेट्रोल इंजन वाली, तो सिर्फ 20% गाड़ियां बिक रही थी डीजल इंजन वाली। ये चीज जब बताया मार्केट ने रुडोल्फ डीजल को, तो साहब ने खुद खुशखुशी कर ली। एक खुदकुशी का मतलब होता है कि एक जहाज में बैठे और जहां उतरना था वहां ना उतरकर बीच में कहीं उतर गए, और कुछ समय बाद उनकी लाश तैरती हुई मिली थी। एक नोट लिखा था कि जो चीज मैंने बनाई मैं शर्मिंदा हूं उस पर। उस समय उनका यह स्टेटमेंट कि जिस वजह से वो शर्मिंदा हैं, आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई दिशा इन्हीं वजह से मिल पाई, या आज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा है उसके पीछे हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। कोई कम्युनिटी सरवाइव करे चाहे ना करे, एहसान माने चाहे ना माने, सिख कम्युनिटी जरूर इनका एहसान मानती है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर होते हैं या हैवी लोडर होते हैं वो सभी। तो याद रखिएगा, रुडोल्फ डीजल वो व्यक्ति है जिसने अपने इन्वेंशन डीजल इंजन के कारण अपने आप को मार दिया था। मतलब सोचो, ये चीज उन्होंने बनाई थी और यही चीज ने उनकी जान ले ली। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, डीजल इंजन किसने बनाया, हालांकि वो बन जाएगा। जल्दी से बता दो, लाइट वेट व्हीकल में जो पेट्रोल इंजन होता है वो किसने बनाया था? कार्ल बेंज।
और क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑटोमेटिक इंजन, पहला वो इंजन जो अपने आप चला था। यहां अपने आप चला का मतलब इंजन में पेट्रोल डाला तो वो अपने आप आगे बढ़ा। तो फर्स्ट ऑटोमेटिक इंजन जो है वो पेट्रोल इंजन है, हल्का इंजन बोलते हैं उसको, लाइट वेट इंजन बोलते हैं उसको, कार्ल बेंज ने बनाया था। तो बताओ डीजल इंजन किसने बनाया? अब बताओ गैसियस इंजन किसने बनाया? चलो पेट्रोल इंजन जिसने बनाया वो आपको पता, डीजल इंजन जिसने बनाया वो आपको पता, बताओ गैसियस इंजन किसने बनाया? डेम्बलर। डेम्बलर वो साइंटिस्ट है, डेम्बलर। और ये डेम्बलर ने कार्बोरेटर भी बनाया था। गैसियस इंजन के साथ में कार्बोरेटर, जब आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो तो किसी चीज को साफ करे चाहे ना करे, सामने वाला कार्बोरेटर जरूर साफ करता है। तो डेम्बलर वो साइंटिस्ट है जिसने गैसियस इंजन बनाया और कार्बोरेटर बनाया। आजकल यहां तक गाड़ी पहुंच गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको पता है कि पहला लाइट वेट इंजन किसने बनाया, पहला हैवी इंजन किसने बनाया। तो आजकल वो गैसियस इंजन में आ गए हैं, थोड़ा याद रखना ये चीज। आगे चले। सिर्फ आप देख लो, जितना बेहतर आप ये देख लोगे उतना बेहतर आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों में, स्पेशली मिथुन की फिल्मों में, मिथुन को गोली लगती थी, तो गोली लगती थी तो ये कुछ चीज लगती थी। तो आपने देखा होगा कि फिर मिथुन जो है वो अपनी हीरोइन के पास पहुंच जाता था, मतलब विलेन की जो छोरी होती थी उसके पास पहुंच जाता था। फिर आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में ये जरूर देखा होगा कि बॉडी से बुलेट निकाली जाती है जो कंपलसरी होती थी। मेरा सवाल यह है कि बॉडी से बुलेट ना निकाला जाए तो क्या दिक्कत होगी? क्वेश्चन यही है। तो जो बुलेट होती थी, आज भी, आज तो और भी ज्यादा हो गया, आज जो भी बुलेट होती हैं इनके ऊपर बुलेट बनाने वाले लोग एक ऐसा एलिमेंट की कोट कर देते हैं जो काफी पॉइजनस एलिमेंट माना जाता है। अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन का आंसर है आपके, लेड। तो जैसे ही कोई बंदा रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जिस व्यक्ति ने बनाई थी उसका नाम है सैमुअल कोल्ट, यूएसए का साइंटिस्ट है, प्री का क्वेश्चन। तो रिवॉल्वर में से जैसे ही बुलेट निकलती है उसके ऊपर किसकी कोट होती है? लेड की। और जैसे ही गोली लगती है, तो बताओ गोली लगती है तो व्यक्ति की बॉडी के अंदर जैसे ही गोली जाएगी ब्लड से मिलेगी, तो ब्लड से मिलेगी तो बताओ ब्लड में क्या चीज बहुत ज्यादा आ सकता है? तो ब्लड में कोशिश यही की जाती है कि इन बुलेट के ऊपर इतना ज्यादा लेड की कोट कर दी जाए, इतनी ज्यादा लेड की कोट कर दी जाए कि लेड की ज्यादा से ज्यादा मात्रा या लेड की मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम में आ जाए। और जैसे ही ब्लड में लेड की ज्यादा मात्रा आएगी, मसल्स को तत्काल जाम कर देगी, ब्रेन को तत्काल जाम कर देगी, और बंदा 2 से 3 दिन में कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कोमा में चला जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि कभी भी किसी भी बंदे को बुलेट लगती थी तो उस बुलेट को जल्दी निकालते थे, या फिल्मों वगैरह में जल्दी साहब बुलेट लगी है इसका ऑपरेशन कीजिए, तो फिर डॉक्टर वो करता था। तो मेन चीज आपको याद ये रखना है कि सैमुअल कोल्ट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया था। लेकिन आपको भी पता है एक रिवॉल्वर से एक बार में कितने फायर हो सकते हैं, और ये डिफेंस के लिए सही नहीं था। इस चीज की वकालत करी जेम्स पकल ने, और जेम्स पकल ने बनाई मशीन गन, जिसके बेसिस पे AK-47 एक टाइम पे 6 से ज्यादा जो हैं वो बुलेट जो है वो निकल पाए। तो बस इतना ही याद रखना आप कि मशीन गन के डिस्कवरर का नाम क्या है? जेम्स पकल, जिन्होंने रिवॉल्वर को सही नहीं माना था, और डिफेंस सिस्टम में जो सोल्जर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सामने वाले एनिमी पर अटैक करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ चॉइस थी बुलेट की। ये है जेम्स पकल। आगे चलें। 3 सेंटेंस है, जितना जल्दी लिख सको उतना बेहतर है। यह है टाइपराइटर, इसके डिस्कवरर का नाम है सोल्स,
अच्छे से देख लो, 90% पब्लिक जो है वो इसलिए कंफ्यूज होती है। बताओ ये हैवी इंजन है कि हैवी लाइट वेट इंजन होगा कि हैवी इंजन होगा? इसमें लाइट वेट किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने। तो कार्ल बेंज ने बनाया है लाइट वेट इंजन। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि मोटरसाइकिल किसने बनाई है, तो याद रखिएगा ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ऊपर का स्ट्रक्चर जिसको चेचेस और ये सारी चीजें बोलते हैं, ये बनाया था बटलर ने। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं है। आज के समय पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मजबूरी में पूछना पड़ रहा है कि हु वाज द डिस्कवरर ऑफ बाइसिकल, ताकि बाइसिकल प्रमोशन में आए, बाइसिकल प्रमोट हो सके। बस 3 नाम याद रखने की, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ टाइपराइटर, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ मोटरसाइकिल एंड हु वाज द डिस्कवरर ऑफ बाइसिकल। सो मैकमिलन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने बाइसिकल बनाई थी। यहां से आपका नॉलेज शुरू होता है। मतलब अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी ये सब आपको पता है, लेकिन असल मायने में अब जितनी भी आगे हम चीजें पढ़ेंगे यहां से हमारा सेशन शुरू हो रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति जो दिख रहा है, इनका नाम है वॉटसन वॉट। क्या नाम है बंदे का? वॉटसन वॉट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राडार की डिस्कवरी करी थी। सॉरी, डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, इन्वेंशन बोलेंगे, आविष्कार किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राडार का आविष्कार किसने किया था, वॉटसन वॉट। लेकिन आप कुछ भी लिखने के पहले यह चीज जरूर याद रखना, सबसे पहले राडार की जो डिस्कवरी करी थी वो इसने करी थी, लियो सी यांग ने। तो लियो सी यांग ने माइक्रोवेव का राडार बनाया था, और माइक्रोवेव के जरिए राडार ज्यादा दूरी तक इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। अभी मैं बताता हूं क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था। फिर उसके बाद में, माफी चाहता हूं, पूरा नाम है टेलर एंड लियो सी यांग। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोवेव यूज करके पहला राडार बनाया था। लेकिन आज पूरी दुनिया जिस राडार को यूज करती है वो है वॉटसन वॉट के द्वारा बनाया गया राडार। क्योंकि वॉटसन वॉट ने राडार में, बताओ कौन सी वेव्स यूज करना स्टार्ट किया था? रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। राडार का फुल फॉर्म हर किसी को पता होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो जो पहला वर्ड है रेडियो, यही आपका क्वेश्चन है कि राडार में कौन सी वेव यूज होती हैं, कौन सी तरंगे यूज होती हैं। तो याद रखिएगा रेडियो वेव। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये पता चल गया कि रेडियो वेव हर कोई आंसर निकाल लेता है, इसलिए रेडियो वेव ऑप्शन में ना देकर अब वो ये देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको इसी को टिक करना है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडियो वेव्स जो है वो एक वेव्स होती हैं। अब आप ये देख लो कि राडार वर्क कैसे करता है। तो राडार के 2 डिस्कवरर हैं। पहले तो आप ये लिख लेना कि पहला डिस्कवरर है टेलर एंड लियो सी यांग। टेलर एंड लियो सी यांग ने जो राडार बनाया था उसमें उन्होंने कौन सी वेव यूज करी थी? माइक्रो। तो आज माइक्रो नहीं यूज होती राडार में, आज यूज होती है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स यूज करी थी वॉटसन वॉट ने। क्या करता है राडार? यदि इसके बारे में आपको जानना है तो एक मूवी आई थी विकी कौशल की, क्या नाम है उसका? उरी। उसमें आप राडार के बारे में देख सकते हो। मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूं ये राडार क्या करता है। ये एक ऐसा एपरेटस होता है राडार, ये इस तरह का एंटीना, या इसको छतरी बोल सकते हैं, ये होता है राडार। राडार से हमेशा, और राडार को अपॉइंट किया जाता है जहां सीमा होती है, जहां बाउंड्री होती है। जैसे ये इंडियन बाउंड्री हो गई और ये पाकिस्तान, तो ये बाउंड्री, यहां पर राडार लगाए जाएंगे ताकि घुसपैठ ना हो, इधर से कोई चीजें यहां ना आए और इधर से कोई चीजें यहां ना जाएं। तो इस तरह से सीमा पर या बाउंड्री पर क्या लगाए जाते हैं? राडार। एक आध राडार के नाम बताओ जरा, घर में जाके 2-3 राडार के नाम कॉपी में जरूर लिख लेना, और कुछ लिखना चाहिए, नहीं लिखना तो रस्मी नाम जरूर आना चाहिए।
क्वेश्चन पूछा जा रहा रश्मि क्या है? रश्मि एक राडार है जिसको इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पर लगाया गया है अभी, इसलिए राडार के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राडार क्या होता है? राडार जो है एक उपकरण है। इस राडार से कंटिन्यूअस हर सेकंड में जो आप देख रहे हो रेड कलर में, ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो तरंगे निकलती हैं। और ये तरंगे कौन सी हैं? जल्दी से बता दो, आप पढ़ चुके हो। ये वाली तरंगे कौन सी हैं? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है वो राडार से हर सेकंड निकलती रहती हैं, हर सेकंड निकलती रहती हैं। और जैसे मान लीजिए ये इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी पे कोई प्लेन एंटर होता है और ये राडार जो है, तो ये राडार से जैसे ही रेडियो वेव्स निकलेगी, बताओ किससे टकराएगी? प्लेन से टकराएगी। जैसे ही प्लेन से टकराएगी तो रेडियो वेव्स प्लेन से टकराएगी और फिर लौटकर इसमें चली जाएंगी। जैसे ही यहां पहुंचेंगी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड होकर ये अलार्म सिस्टम करेगा। जो व्यक्ति सामने होगा, यहां होगा, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेगा कि भैया ये हमारा जहाज है कि शत्रु पक्ष का जहाज है। शत्रु पक्ष का जहाज है तो उसको क्या कहेगा कि आप हमारी सीमा में मत एंटर होइए, अदरवाइज हम मिसाइल से आपको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ये मेन चीज है। वायुयानों की गति के वायुयानों की स्थिति के निर्धारण के लिए, वायुयानों की स्थिति के निर्धारण के लिए, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट, कि हमारी सीमा में कोई विदेशी या घुसपैठिया जहाज तो नहीं एंटर हो गया है। इसलिए यूज किया जाता है जनरली राडार का। और मान लो ये हमारा ही जहाज है तो कोई सिग्नल नहीं होगा, उसको बराबर आने दिया जाएगा। ये चीज है, याद रहेगा ये चीज। तो जरा जल्दी से बताओ राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला राडार किसने बनाया था? कौन सी वेव ली थी? आज के समय पे कौन सी वेव ले रहे हैं? और राडार से क्या करते हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एमपीपीएससी का वो क्वेश्चन बताओ जो 1-2 साल में खुद ही आ जाएगा। बताओ राडार में कौन सी वेव यूज होती है? रेडियो वेव। याद रखना। आप मुझे बताओ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है राडार? आंसर आपको पता है बहुत अच्छे से। रेडियो वेव्स जाएंगी, टकराएंगी और वापस आ जाएंगी और फिर यहां अलार्म सिस्टम हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति यहां देख लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन। काहे का रिफ्लेक्शन? रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 साल में जरूर आएगा, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सब एग्जामिनेशन ने पूछ लिए, सिर्फ यही क्वेश्चन बचा कि राडार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रैकेट में रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन या परावर्तन पर कार्य करता है। ये चीज, ये रेडियो वेव्स जाएंगी, लौट कर आएंगी, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो किस चीज का रिफ्लेक्शन जल्दी से बता दो? रेडियो वेव। रेडियो वेव ऑप्शन में ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे जैसे मान लो ये शिप है, ये मैं हूं, मेरे साथ मेरी मैडम गई, मैंने अपनी मैडम को धक्का दे दिया, तो बता वो कहां जाएंगी? नीचे। और फिर मैं घर पहुंच गया, और घर पहुंच गया लेकिन ये 2-3 दिन नहीं मिल रही, तो फिर मेरे से पूछताछ की जाएगी कि भाई लास्ट टाइम तुम शिप में ले गए थे, कहां गई? तो हमने कहा वहां से हमने धक्का दे दिया, वो नीचे है। कैसे पता लगाया जाएगा? समुद्र में यदि कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, यदि समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट डिप्ड है, तो फिर
जो ये शिप होते हैं, नेवी के जो जहाज होते हैं, उनमें अच्छे से देखो इस तरह के apparatus लगे हुए होते हैं बेस में, शिप के बेस में। और शिप के बेस में जो ये apparatus होता है, ये एक वेव को नीचे भेजता है। तो जो आप ये देख रहे हो, जो ये वेव नीचे भेजी जा रही है, ये बिल्कुल भी रेडियो वेव नहीं है। सोनार में कौन सी वेव यूज होती है? तो सबसे पहले आप तो ये चीज अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से मेकओवर कर लेना, साउंड वेव। और साउंड वेव कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। इन 3 टाइप में एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिसकी मदद से चमगादड़ शिकार करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव ही यूज की जाती हैं, अच्छे से याद रखना। अच्छा बताओ, अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? ये चीज याद रखना सबसे पहले कि ध्वनि तरंगे हैं एक टाइप की। 90% स्टूडेंट समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल 7 है, और जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो साउंड वेव है। तो यही अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा जाता है, महासागरों में जो ऑब्जेक्ट डिप्ड होता है उससे टकराती हैं। टकराएंगी तो बताओ ये रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा मतलब इसको ऐसा बनना चाहिए, ये रिफ्लेक्शन होगा और ये दूसरे वाले रिसीवर पर पहुंच जाएंगी। रिसीवर पर पहुंच जाएंगी तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, तो इससे क्या निकल आती है? दूरी। समय आपको पता ही चल जाएगा, मतलब चाल। 2-3 गोताखोरों को भेजा जाता है कि इतने मीटर की हाइट में कोई ऑब्जेक्ट मिला है, जाओ तलाश करो, कहीं वो विक्टिम ही तो नहीं है, कहीं वो चीज ही तो नहीं है, इस तरह से। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट ऑफ मैराइन सिस्टम, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा, टू फाइंड हिडन ऑब्जेक्ट ऑफ मैराइन सिस्टम। एक बार फिर से बता दो जल्दी से, फिर आगे चलें। सोनार सिस्टम में कौन सी वेव्स का यूज होता है? तो पहला है साउंड वेव। साउंड वेव में भी किन का यूज होता है? अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक की हेल्प से सोनार apparatus के जरिए बताओ किसका पता लगाते हैं या किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? कि समुद्र में जो ऑब्जेक्ट डिप्ड हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम को यूज करते हैं। अब वो चीज जो आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे पहले तो सोनार का फुल फॉर्म बताओ, लेकिन उससे पहले आप राडार का फुल फॉर्म बताओ। राडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो जो आप पहला वर्ड यूज करते हैं रेडियो, याद रखिएगा ये राडार में यूज होने वाली वेव है जिनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जो स्पेस में होते हैं, माफी चाहता हूं, जो कहां होता है? स्काई में होता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि सोनार क्या है, तो सोनार में जो आप पहला वर्ड यूज करते हो, जल्दी से बताओ क्या चीज? साउंड। कौन से साउंड की वजह से आप ऑब्जेक्ट को जो मैराइन सिस्टम में है उनको नेविगेट कर पाते हो? यहां साउंड का मतलब है ये वाली साउंड वेव, क्या नाम है उनका? अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये 2 क्वेश्चन जो आपसे बन जाएंगे। अब जो मेन चीज मेरे को बतानी थी, आराम से आप खुद देख लो और फिर मुझे बताओ। ये शिप हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये सोनार से ये वेव जो है साउंड वेव, ये जा रही हैं, ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं, और ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर ये रिफ्लेक्ट होंगी। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, यदि साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इको। क्या बोलते हैं इसको? इको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इको पर वर्क करता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे वर्क करता है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इस पे कौन वर्क करता है? सोनार।
और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव, इस पे कौन वर्क करता है? राडार। तो आज के समय पे क्या किया गया है, शिप में ये मल्टीपल सोनार सिस्टम लगा दिए गए हैं। सो मल्टीपल सोनार सिस्टम में जो आप ये देख रहे हो, यही है दरअसल में अल्ट्रासोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करते, डिटरमाइन करते हैं। इधर से फिर गोताखोरों को भेजा जाता है और फिर वो चीजों का पता लगाते हैं। तो जो मेन चीज थी वो आपको याद रखनी है कि राडार में कौन सी वेव है, सोनार में कौन सी वेव है, राडार का यूज क्या है, सोनार का यूज क्या है। अब सोनार के डिस्कवरर आप देखना, अलग अलग देशों में अलग अलग डिस्कवरर हैं, इसलिए कोई एक फाइनल फादर नहीं बन पाता। तो इसी वजह से सोनार में कोई एक पर्टिकुलर फादर नहीं है, लेकिन राडार में दो लोग स्पेशल फादर माने जाते हैं। जल्दी से बताओ, पहला कौन? टेलर सी यंग, और दूसरा कौन है? वाटसन वॉट। ठीक है, कितना समय तक सर? ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, लेजर। लेजर के बारे में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो न्यूटन ऑलरेडी पहले बता के गए थे। न्यूटन ने 1687 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपको पता है कि प्रिज्म में से एक लाइट पास करी थी। ये लाइट में कितने कलर थे? 7 कलर थे। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ण विक्षेपण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब मेरी बात बड़े आराम से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति है यूएसए का जिसका नाम है थियोडोर मैनन, और बात है साल 1964 की। डॉक्टर भाभा भी इनके साथ में है। सो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, नाम है थियोडोर मैनन। इन्हीं के साथ हैं डॉक्टर भाभा, लेकिन मेन रोल है थियोडोर मैनन का 80%, डॉक्टर भाभा ओनली 20%। थियोडोर मैनन ने क्या किया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब वर्ण विक्षेपण एक्सपेरिमेंट को किया उसने। ये जो 7 कलर निकले, अब आप मुझे सिर्फ इसमें ये बता दो, रेड कलर के बारे में क्या खासियत होती है? रेड की यदि हम बात करें तो रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है, जिस वजह से रेड की क्या होती है? एनर्जी सबसे कम। अब यही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है और आप सबसे ज्यादा गलत करके आते हो कि किस कलर की एनर्जी सबसे कम होती है। तो अच्छे से देख लीजिए, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। तो उन्होंने क्या किया, थियोडोर मैनन ने इन 7 कलर में से सिर्फ एक कलर रेड को उन्होंने ले लिया, और रेड को लेकर उन्होंने टॉर्च में इस तरह से बंद कर दिया। और फिर इसके बाद में इस पॉइंट को जब स्टार्ट किया तो बताओ इसमें से कितने कलर निकलेंगे? भाई एक सिंगल कलर रेड ही भरा था तो वही निकलेगा। लेजर जो है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन, मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब हिंदी में कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। थियोडोर मैनन ने 7 कलर सिस्टम में से सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को निकाल कर उसको इस तरह से टॉर्च में फिलअप किया, और इस तरह से मोनोक्रोमैटिक लाइट या एक वर्णी प्रकाश लेजर का आविष्कार कर दिया था। किस सन में कर दिया था लेजर का आविष्कार? 1964 में। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फादर ऑफ लेजर? आज के समय पे जब हम पब में जाते हैं तो इस तरह से जो ये डिस्को लाइट दिखती है, ये चीज अच्छे से सुनिएगा। जब शुरुआत में हम जाते थे पबों में, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 1900 की, मतलब हम नहीं, हमारे पूर्वज जब जाते रहे होंगे, तो जो ये लाइट है ये लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट है। आज के समय पे पब में जो लाइट है वो लेजर लाइट नहीं है, वो नियोन लाइट है। और नियोन लाइट के जरिए पब में जो चगमगाहट होती है या जो भी है ना चीजें होती हैं, जगमगाहट होती है, इसको कहते हैं बीकन इफेक्ट। ये अगला क्वेश्चन आपका,
कि बीकन इफेक्ट जो है इसका रिलेशन जल्दी से बताओ किस गैस से है? नियोन गैस से। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑलरेडी मैंने लिख दिए सारे के सारे। सबसे पहले बात करते हैं लेजर की। लेजर का फुल फॉर्म आप खुद देख लो। यूपीएससी ने 4 साल पहले पूछा था, मतलब कोरोना के लॉकडाउन के, कोरोना से 1 साल पहले पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन था लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के डिस्कवरर कौन है? किस सन में खोज हुई थी? लेकिन यदि मैं पूछूं कि इंडिया में लेजर टेक्नोलॉजी को लाने वाला व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा भारत में लेजर को लाने वाला व्यक्ति है डॉक्टर भाभा। इंडिया में लेजर टेक्नोलॉजी डॉक्टर भाभा लेकर आए थे। लेजर 7 कलर लाइट सिस्टम है कि ओनली सिंगल कलर लाइट सिस्टम है? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णी प्रकाश है। जिस लेजर को थियोडोर मैनन ने और डॉक्टर भाभा ने डिफेंस सेक्टर में कांच को कट करने के लिए, मेटल की प्लेट को कट करने के लिए यूज किया था, आज हमने इसी में महारत हासिल कर लिया है। और आज के समय पे अगर आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट, तो जो आपका लेंस होता है, आपने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। बताओ मोतियाबिंद का सबसे सफल इलाज कहां हो रहा है? चित्रकूट में। कितने समय में ऑपरेट करके अलग कर देते हैं? शायद 1 या 2 मिनट लगता है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि मोतियाबिंद में क्या होता है और 1-2 मिनट में ऐसा क्या जादू कर देते हैं। और यही एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। जब भी किसी मोतियाबिंद के पेशेंट का इलाज किया जाता है तो आंखों में एट्रोपिन डाला जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इतनी डॉक्टरी बता रहा हूं। एट्रोपिन के डालने से प्यूपिल डायलेट हो जाती है, और प्यूपिल डायलेट हो जाती है तो लेंस साफ दिखने लगता है। मोतियाबिंद का होने का मतलब होता है, अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन है बायोलॉजी पे, आंखों के लेंस के ऊपर एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाना जिसको कहते हैं केराटिन प्रोटीन। तो ये आपका लेंस हो गया। लेंस के ऊपर यदि केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो जाए तो आप जल्दी से सिर्फ इतना बता दो, लेंस परमिएबल होगा कि अनपरमिएबल होगा, पारदर्शी होगा कि अपारदर्शी होगा? बिल्कुल। तो अब कोई लाइफ में आपसे पूछे कि मोतियाबिंद क्या कहलाता है, तो आपको यही वर्ड बोलना है, लेंस का इम्परमिएबल होना विद द हेल्प ऑफ केराटिन प्रोटीन के कारण, ये है कैटरेक्ट। और इसी वजह से लेंस के ऊपर ये केराटिन प्रोटीन जमा हो जाती है तो ये आपकी आंखों में साफ साफ दिखती है। ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन दिख रहा है यही है दरअसल में केराटिन प्रोटीन। और जब यही हटेगी तब आपको साफ साफ दिखना स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे ये कि सबसे पहले आंखों में एट्रोपिन डालेंगे। एट्रोपिन डालने से प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, और प्यूपिल डायलेट हो जाएगी तो बस फिर आंखों के अंदर भेजी जाएगी ये सिंगल क्रोमेटिक लाइट, या जिसको आप मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजते हैं। जनरली रेड भेजते हैं आंखों में। क्यों रेड भेजते हैं? क्योंकि रेड की एनर्जी क्या होती है? सबसे कम। और जैसे ही रेड लाइट आपकी आंखों में जाएगी, लेंस से टकराएगी, तो जो ये वाला पोर्शन होता है, कौन सा? केराटिन प्रोटीन का। तो केराटिन प्रोटीन का जो पोर्शन होता है ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से ये हट जाएगा। हालांकि यहां तो लेंस ही हट गया है ना। और ये फाइनल में, हालांकि बनाना बहुत आसान है ये चीज। तो आप जरा जल्दी से बता दो कि जैसे ही आपने मोतियाबिंद वाले पेशेंट पर क्या अप्लाई किया? लेजर थेरेपी अप्लाई करी, तो फिर लेंस परमिएबल हो जाता है कि इम्परमिएबल हो जाता है? बस, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैटरेक्ट सर्जरी में किन का उपयोग किया जाता है? आंसर है लेजर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और लेजर सिस्टम के उपयोग से सिर्फ होता इतना है कि जो लेंस के ऊपर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट थी वो क्या हो जाती है? हट जाती है, और इस तरह से लेंस परमिएबल हो जाता है। और फिर आपके लेंस पर प्रॉपर जो है वो रेस पड़ती हैं, और फिर रेटिना पर उसकी पर्टिकुलर इमेज फॉर्म होती है। और रेटिना में जिस स्पॉट पर इमेज बनता है इसी को कहते हैं, कोई बताएगा क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु। इतना सब आपको याद नहीं रखना, ये सब नहीं आएगा, छोड़ो। मेन चीज आपको ये याद रखना है, लेंस का परमिएबल हो जाना विद द हेल्प ऑफ लेजर, ये है दरअसल में लेजर ट्रीटमेंट।
अच्छा, ये बचपन में अपन बहुत यूज करते थे, अपन अपने दोस्तों को या अपन अपने चाहने वालों के ऊपर ये काफी फेंका करते थे। तो सिंगल लाइट ही दरअसल में मोनोक्रोमेटिक लाइट है। बल्ब किसने बनाया? ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं आपको कि जिस व्यक्ति ने बल्ब बनाया है उस व्यक्ति ने सबसे पहले क्या भी बनाई होगी तब बल्ब जला होगा? इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो आपसे पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि बल्ब का ये कांच काय से बनता है? पहला क्वेश्चन, बल्ब का जो कांच होता है वो काय से बनता है? क्रूक्स कांच से। पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, बल्ब के अंदर आप ये देख रहे हैं जो चीज जल रही है ये फिलामेंट होता है। आपको मुझे बताना है, जब बचपन में आपके फादर आपको बल्ब लेने भेजते थे तो जैसे आप औलाद को सहेज कर लाते हो वैसे बल्ब को सहेज कर लाते थे, क्योंकि अगर बल्ब के अंदर कोई चीज टूटी तो फिर आपके फादर आपको तोड़ेंगे। कौन सी चीज होती थी वो? और फिलामेंट जो होता है वही पतला तार जो काय का बनता था, जिसको आप टंगस्टन कहते हो। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डब्लू कहते हैं, ये पूछते हैं। मतलब जो बल्ब है उसका फिलामेंट किससे मिलकर बनता है? टंगस्टन से। और टंगस्टन क्या है बेटा जी? एक मेटल है। आप में से कोई मेरे को बताए कि टंगस्टन यदि मेटल है तो किस ओर से निकालते हैं, किस अयस्क से निकालते हैं? टंगस्टन यदि मेटल है, ये जो लाइट जो जल रही है, कोई बताएगा टंगस्टन को किस से निकालते हैं, कौन से ओर से? एग्जैक्टली वुल्फ्राम। सिर्फ दो लोगों को याद है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वुल्फ्राम। एक और खोज लिया गया है अभी, वुल्फ्रामाइड। तो वुल्फ्राम या वुल्फ्रामाइड वो और है जिसकी हेल्प से हम टंगस्टन मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो अब ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करता, सीधे सीधे मुद्दे की चीज पर आता हूं। जो चीजें आप देख रहे हो बिल्कुल वही हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। एक बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हो अच्छे से समझ लेना। बताओ इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप होते हैं? तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे होगे कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं, पहला और दूसरा। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कौन सी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी, तो डीसी। डीसी मतलब दिष्ट धारा। क्यों हुई थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है अगर आप इनको समझ गए होगे तो। थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था बल्ब, और बल्ब को चूंकि जलाना होगा तो इसलिए चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने दरअसल में फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और इस फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही उन्होंने किस चीज को जलाया था? बल्ब। जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूर्य। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्टिफिशियल सन वर्ड थॉमस अल्वा एडिसन ने किसके लिए यूज किया था? तो ऑब्वियसली सी बात है, जिस चीज की डिस्कवरी करी उसी के लिए यूज करेंगे। अब आप मुझे बताइए, आज हमारे घरों में जैसे यहां पर ये सिस्टम चल रहा है, ये चीज चल रही है, टीवी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी के कारण है? एसी। तो एसी के डिस्कवरर का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिए पहले तो। निकोला टेस्ला। अच्छे से सुनना मेरी बात और हमेशा लाइफ में ये चीज यूज करना। यदि कोई समस्या आपको लगती है तो आप, जैसे ये समस्या, इनके साथ में एक समस्या थी कि इनको हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी थी, लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा था। तो उन्होंने मदद ली, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया निकोलस टेस्ला को कि तुम मेरे लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बनाओ जो काफी दूर दूर तक चली जाए और जिससे कॉस्ट सिस्टम कम हो जाए। लोगों के घरों में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को भेजूं तो एटलीस्ट वो उतना पे तो कर सके जो रीजनेबल होना चाहिए। निकोलस टेस्ला ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी? एसी। और आज हमारे घरों के जितने भी एपरेटस हैं, चाहे वो लाइट देने वाले हों, मतलब
आपके बल्ब हो गए, एलईडी हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, है ना, या हीट देने वाले हों, जैसे आपके हीटर हो गया, आपका प्रेस हो गया, तो सारे के सारे आज के समय पे हमारे घरों में जो अपरेटस हैं वो किस इलेक्ट्रिसिटी पे सरवाइव हो रहे हैं? एसी पर। और इस एसी को दरअसल में खोजा था निकोलस टेस्ला ने। लेकिन निकोलस टेस्ला अकेले ये काम नहीं कर सकते थे कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे हैं ये सिर्फ निकोलस टेस्ला की ही देन है। निकोलस टेस्ला ने अपने काम के लिए एक व्यक्ति की मदद ली जिनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वो व्यक्ति हैं जिनके बिना एसी करंट हमारे घरों तक कभी नहीं पहुंचता। मतलब ये निकोलस टेस्ला का खुद का स्टेटमेंट है। एक बार फिर से बता दो, निकोलस टेस्ला ने क्या बनाया था? एसी करंट बनाया था। लेकिन एसी करंट को, अच्छा बनता कहां है एसी करंट? जनरली थर्मल पावर प्लांट पे बनेगा या हाइड्रल पावर प्लांट पे। वहां कितना वोल्टेज होगा? कितना होगा कि 11,000 होगा? 11,000 वोल्टेज होता है ना, जो सबसे हेवी लाइन होती है। तो 11,000 जो वोल्टेज होता है ये सबसे ज्यादा होता है। अब आप बताओ, और ये थर्मल पावर प्लांट में बना, और हमारे घरों में कितना वोल्टेज? हमारे घरों में 220 वोल्टेज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई चीज चाहिए जो समय पड़ने पर वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सके। निकोलस टेस्ला बिल्कुल भी नहीं जानते थे उस चीज के बारे में जो एसी करंट को अप एंड डाउन कर सके, इसलिए उन्होंने मदद ली उस व्यक्ति की जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था, माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने, आप खुद ही देखिए क्या बनाया है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का काम यह होता है कि ट्रांसफार्मर एसी करंट को समय आने पर इंक्रीज भी कर सकता है और ट्रांसफार्मर समय आने पर एसी करंट को डिक्रीज भी कर सकता है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, अल्टरनेटिव करंट को बढ़ाने के लिए और अल्टरनेटिव करंट को घटाने के लिए किस एपरेटस का यूज किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब आज हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सिर्फ निकोलस टेस्ला को हम वाहवाही दें तो ये माइकल फैराडे के साथ गलत होगा, क्योंकि खुद निकोलस टेस्ला ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी जो घरों को रोशन करेगी वो एसी होगी, लेकिन एसी का नाम जब जब भी लिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर का नाम तब तब जरूर लिया जाएगा। मतलब मेरा नाम यदि अमर है तो माइकल फैराडे का नाम भी अमर होगा। यह है राम कहानी और कुछ भी नहीं। तो एक बार फिर से बता दो जल्दी से, एसी करंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ये किस एपरेटस से होता है? ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपके फिजिक्स में। सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, किसने बनाई थी? अगर डीसी को मेरे को एसी में बदलना है तो सचिन तेंदुलकर याद आता है मेरे को। ल्यूमिनस इन्वर्टर, ल्यूमिनस इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर। सो इन्वर्टर दरअसल में क्या करता है, आप खुद ही देख लो, किसको किस में कन्वर्ट करता है? डीसी को एसी में। ये इस तरह से इसलिए सिंपल बना है, ये डीसी लिखा है और ये एसी लिखा है, तो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? ल्यूमिनस का इन्वर्टर मतलब इन्वर्टर। और अब मैं पूछ रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप लोग ये बोलते हो। आप अच्छे से देख लो, ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है? एसी वोल्टेज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एसी को डीसी में जो बदल दे, तो जो इतनी सी चीज जो शायद 5 पैसे की भी नहीं पड़ती, नाम है रेक्टिफायर। ये आपको याद रखना है, रेक्टिफायर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिष्टकारी। ये सिंपल सी चीज। तो चूंकि अपन इलेक्ट्रिसिटी, एक बात याद रखना, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, मेन प्रिंसिपल पढ़ने। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो अपन अलग से डिकोड कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रीम में आते हैं और स्पेशली फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आते हैं, इसलिए ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है। पहली इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई, ये आपसे बन जाएगा। मॉडर्न टाइम पे हमारे घरों में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, ये आपसे बन जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से टाइम लेके याद जरूर कर लेना।
तो डीसी को एसी में कौन बदलता है आप अच्छे से देख लो, और एसी को डीसी में कौन बदलता है आप अच्छे से देख लो। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर ये चीज आपके माइंड में सेट हो गई है तो प्लीज, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी करंट को बढ़ाता है और घटाता है, और आप कहते हो हाँ। एक बात याद रखना, ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी करंट की वर्किंग ही नहीं लेता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर कौन सी करंट को अप एंड डाउन करके देगा, एसी को। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कहानी क्लियर है यहां तक? एमपीपीएससी के सबसे बेसिक पॉइंट, स्पेशली वो 3 इडियट मूवी जब से आई थी कि स्पेस में हम अगर ये वाला एस्ट्रोनॉट पेन नहीं चल सकता तो बॉल पेन से क्यों नहीं लिख सकते, ये तब से क्वेश्चन आ रहा और तब से फिर आने ही लगा। अच्छे से देख लो, एक वो पेन होता था जो हम लगभग 5th स्टैंडर्ड तक जिससे लिखते थे, इसको हम कहते हैं फाउंटेन पेन। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि फाउंटेन पेन के डिस्कवरर कौन है, आराम से देख लो और फिर बताओ, वाटरमैन। अब आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज बताओ कि फाउंटेन पेन में हम इंक भरते थे, वो इंक जो ऊपर चढ़ती थी वो किस फोर्स के कारण चढ़ती थी? आंसर है कैपिलरी फोर्स। बस मेन जो चीज है आपको वो याद रखनी है। ये तो कुछ अलग ही हो गया भाई। हाँ, ये चीज कि राइज ऑफ इंक इन पेन ड्यू टू कैपिलरी फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि फाउंटेन पेन में जो स्याही ऊपर चढ़ती है या स्याही का ऊपर चढ़ना, जल्दी से बता दो किस फोर्स के कारण होता है? कैपिलरी फोर्स के कारण होता है। जिसे आप कैपिलरी फोर्स कहते हैं उसी को हिंदी में कहते हैं केशिकत्व। ये कैपिलरी फोर्स। हालांकि ये चीज आपसे ऑलरेडी बन जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लो, जिस पेन से आप लिखते हो, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें किया, क्योंकि जनरली इंटरव्यूअर जो पेन लेके बैठते हैं वो यही पेन होता है। कौन सा पेन होता है? बॉल पेन। इस सिंगल बॉल के जरिए ही तो हम स्टेट। तो आप मुझे ये बता दो कि बॉल पेन के डिस्कवरर कौन है? कई बार कुछ नहीं, वो यहां से शुरू करता है आपका इंटरव्यू, और इतनी छोटी सी चीज ना पता होने से सोचो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता होगा नंबर पे। 2 क्वेश्चन याद रखने। पहला, फाउंटेन पेन के डिस्कवरर देख लो अच्छे से, बॉल पेन के डिस्कवरर देख लो अच्छे से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो इंक ऊपर राइज होती है या इंक जो ऊपर चढ़ती है वो दरअसल में किसके जरिए चढ़ती है? चलो यहां पहुंचे हैं तो एक चीज बताओ। अच्छा रहने दो, आगे कभी देखेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। नहीं आ रहा समझ में कि क्यों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये जिस बुड्ढे का तस्वीर आप देख रहे हो ये है रॉजर बेकन, और ये रॉजर बेकन कोई और नहीं बल्कि यही है फादर ऑफ एक्सप्लोसिव। हिंदी में हम कहते हैं विस्फोटक का पिता। अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ आप कितने विस्फोटकों को जानते हो? एक आध का नाम बताओ। एक्सप्लोसिव। तो जितने भी आप एक्सप्लोसिवों को जानते हो मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं। आप में से कई लोगों ने बोला टीएनटी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन सुनिए फटाफट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से एक्सप्लोसिव का यूज हुआ था? टीएनटी। टीएनटी के जैसा ही आता है टीएनजी। टीएनजी जो है वो नोबल ऑयल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, फिर आपने आरडीएक्स का नाम जरूर सुना होगा, राजीव गांधी जी जिसके कारण धमाके में उड़ गए थे। सो आरडीएक्स एक एक्सप्लोसिव है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, और टेररिस्ट सबसे ज्यादा इसी एक्सप्लोसिव को आज यूज करते हैं। मतलब आतंकवादी किस विस्फोटक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो आरडीएक्स को यूज करते हैं। इसी कैटेगरी में एक एक्सप्लोसिव ये है, कटे गया ये। जितने भी एक्सप्लोसिव आप जानते हो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है गन पाउडर, और गन पाउडर बोले तो बारूद। तो बताइए जितने भी एक्सप्लोसिव हैं उसमें सबसे पहला कौन सा एक्सप्लोसिव बना था? गन पाउडर। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रथम विस्फोटक किसे कहते हैं, पहला एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। तो सन 1242 में
रॉजर बैकन ने बनाया था गन पाउडर को। तो सबसे पहले एक्सप्लोसिव रॉजर बैकन ने बनाया, इसलिए फादर ऑफ एक्सप्लोसिव का खिताब इनको देते। कौन सा एक्सप्लोसिव सबसे पहले बनाया था? गन पाउडर। यह भी आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्सप्लोसिव या प्रथम विस्फोटक किसे कहते हैं। अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं इसको अच्छे से याद कर लेना, शॉर्ट में ये लिखा हुआ है। कौन कौन सी 3 चीजें ली थी बंदे ने गन पाउडर को या पहले एक्सप्लोसिव को बनाने के लिए? तो गन पाउडर, जिसको हिंदी में गन पाउडर बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में कहते हैं बारूद। तो बारूद को बनाने के लिए जो 3 चीजें ली गई थी उसमें नंबर 1 पोजीशन पर था ये चीज KNO3। जल्दी से बताओ KNO3 को क्या बोलते हैं? कभी सिलेक्शन ना हो पाएगा जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि KNO3 को सॉल्ट पीटर कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मुस्लिम बहुल कंट्री में या इस्लामिक रीजन में सॉल्ट पीटर को वहां की लोकल लैंग्वेज में सोरा बोला जाता है। याद करो, अपने साथ में बाबर पानीपत वॉर में जीत गया था ना बड़े आराम से। किस वजह से जीत गया था? गन पाउडर यूज किया था। गन पाउडर में मेन चीज कौन सी है जिस वजह से धमाका या ब्लास्ट होता है? यही है चीज। तो जिसको बाबर सोरा कहता था वही साइंस में सॉल्ट पीटर मतलब KNO3 कहलाता है। और KNO3 को लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। इसलिए प्रफुल्ल चंद्र राय को नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उसने ये नाइट्रेट कंपाउंड सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाने सिखाए थे। तो पहला है बारूद बनाने के लिए बताओ कौन सी चीज मेन लेंगे? बारूद बनाने के लिए सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में ली जाती थी, इसलिए बाबर प्याज खरीद लेता था। प्याज में सल्फर कंटेंट सबसे मैक्सिमम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता अनियन की जो अजीब सी स्मेल होती है वो किस वजह से होती है? सल्फर के कारण। और तीसरी चीज है चारकोल। ये 3 चीजों की हेल्प से बनता है गन पाउडर। अच्छा बताओ, इंडिया में सबसे पहली बार गन पाउडर या बारूद कब देखने को मिला था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में, स्पेशली शायद हरिहर बुक का 2nd के टाइम पे। उसको आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां यहां एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बारूद का मुख्य घटक क्या है? अच्छे से देख लो क्या है मुख्य घटक। सिर्फ मुझे इतना बताना था कि KNO3 को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं कि सॉल्ट पीटर कहते हैं। अच्छे से देखो क्या बोलते हैं, सॉल्ट पीटर। अब आ रहा सबसे खतरनाक चीज जिस पे आप घूमेंगे थोड़ा। ये जो बंदा आप देख रहे हैं इनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ये चीज बनाई थी इसको हम कहते हैं डायनामाइट। और डायनामाइट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाया था किस तरह से? उन्होंने लकड़ी का बुरादा लिया था, लकड़ी का पाउडर लिया था, और लकड़ी के पाउडर में एक चीज एब्जॉर्ब कराई थी जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सन 1867 में जितने भी विस्फोटक आप जानते हो, जैसे 100 लोगों से मैं पूछूं बताओ विस्फोटक या एक्सप्लोसिव, 90% लोग सबसे पहला जो वर्ड यूज करते हैं, अच्छा विस्फोटक मतलब डायनामाइट। मतलब लोगों को एक्सप्लोसिव का दूसरा नाम डायनामाइट ही पता है। तो यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, फादर ऑफ मॉडर्न एक्सप्लोसिव, आधुनिक विस्फोटक का पिता किसे कहते हैं? आंसर है अल्फ्रेड नोबल, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल ने ही सबसे पहले डायनामाइट को बनाया था 1867 में। कौन कौन सी 2 चीजों के जरिए बनाया था? नाइट्रोग्लिसरीन और वुड पाउडर के जरिए। अब सुनो वो चीज जो मेरे को आपको बतानी है। आज के समय पे मान लो हिंदुस्तान डायनामाइट बना रहा है तो बताओ क्या करेगा? या आज के समय पे पाकिस्तान डायनामाइट बना रहा है तो बताओ वो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे डायनामाइट? वुड पाउडर मतलब लकड़ी का वही बुरादा जो जनरली हमारे घरों पे जब फर्नीचर का काम होता है तो हम लेते हैं। उस वुड पाउडर में क्या एब्जॉर्ब कराते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। तो याद रखना ये नाइट्रोग्लिसरीन इन्होंने एब्जॉर्ब कराई थी।
तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट बनाने के लिए क्या लिया था, आप अच्छे से देख लो, वही ग्लिसरीन जो हम घरों में एज अ मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, बस लेबोरेटरी का नाइट्रो ग्रुप उसमें ऐड कर देते हैं तो वो हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बन जाता। लेकिन आज हम जब भी बनाते डायनामाइट तो अल्फ्रेड नोबल के नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं लेते हैं, हम इस चीज को लेते हैं। अच्छे से देखो किस चीज को लेते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। थोड़ा जल्दी बात करते हैं, 2-3 चीजें एकदम सिंपल हैं। ये जो व्यक्ति जिसका चित्र आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, इसका नाम है जॉन गुटेनबर्ग। आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इनके कारण। क्यों? जॉन गुटेनबर्ग ने ही वो चीज बनाई थी जिस वजह से न्यूज़पेपर प्रिंट हो पा रहा है और जिस वजह से आपके बुक या जिस वजह से आपके नोट्स प्रिंट हो पा रहे हैं। तो बुक या न्यूज़पेपर प्रिंट होता है कहां? प्रिंटिंग प्रेस मशीन में। सो प्रिंटिंग प्रेस मशीन के डिस्कवरर का नाम है जॉन गुटेनबर्ग। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस मशीन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे शरीर के लिए रूह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बॉडी के लिए सोल, उसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस मशीन में जल्दी से बता दो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी? प्रिंटिंग प्रेस इंक। क्योंकि जो आप अखबार में वर्ड पढ़ते हो वो प्रिंटिंग प्रेस इंक के कारण ही है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताना प्रिंटिंग प्रेस इंक में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस इंक में लेड मतलब सीसा यूज करते हैं, टिन यूज करते हैं और एंटीमनी यूज करते हैं। ये 3 चीजें हम यूज करते हैं। टिन का फॉर्मूला क्या होता? SN। एंटीमनी को क्या बोलते हैं? ठीक। तो ये 3 चीजें यूज होती हैं, टिन, सीसा, एंटीमनी यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 3 का लिक्विड होता है और इस लिक्विड को प्रिंटिंग प्रेस मशीन में डाला जाता है और फिर वो वर्ड छप कर आते हैं। आज के समय पे क्या कर रहे हैं, ये इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो गया जॉन गुटेनबर्ग की ये चीज। आज के समय पे आप 1 रुपए का भी अखबार लो तो आप उसमें देखते हो कि हाईली अट्रैक्टिव वर्ड मिलते हैं और बोल्ड वर्ड मिलते हैं। तो हाईली अट्रैक्टिव और बोल्ड वर्ड इसलिए मिलते हैं क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो इन 3 चीजों में से इसका अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ जितना ज्यादा लेड इंक्रीज होता जाएगा पेपर जो है उतना अट्रैक्टिव दिखेगा, मतलब उसके जो वर्ड है उतने अट्रैक्टिव दिखेंगे, उतने बेहतर दिखेंगे। तो इससे पेपर इंडस्ट्री का तो बड़ा फायदा है, लेकिन इसका घाटा सबसे बड़ा है ये। इस वजह से ये चीज मैंने आपको बताई। अभी 2-3 साल पहले MP में इंदौर सबसे पहली सिटी बनी जिसने पेपर में पोहा देने की परंपरा खत्म कर दी। अब न्यूज़पेपर में पोहा नहीं मिलता। थोड़ा दिमाग लगाओ, जिस पेपर में आपको पोहा दिया जाता उसमें अक्षर लिखे होते थे, वर्ड लिखे होते थे, उन वर्ड में क्या क्या कंटेंट होगा, ये चीजें। तो आप देखते हो जैसे उसमें पोहा डाला जाता था तो पोहा स्याही में से कर लेगा और लेड की मात्रा फिर जब आप पोहा खाएंगे तो आपके अंदर जाएगी और फिर वो मिलेगी आपके ब्लड में। तो आपके ब्लड में लेड गया, फिर अगले दिन आपने फिर पोहा खाया, फिर अगले दिन आपने फिर पोहा खाया। इसी तरह से आप कंटिन्यू सुबह का नाश्ते में अगर पोहा ले रहे हैं, और इंदौर में ये बोल के प्रमोट ही कराया जाता था कि यहाँ का पोहा वर्ल्ड्स बेस्ट पोहा, सिर्फ उबाल के दे देते हैं, भगवान ही जाने कैसा बेस्ट है। तो ब्लड में लेड की लगातार मात्रा जाती जाएगी तो सबसे पहले आपकी जो मसल्स हैं वो स्लोली वर्क करेंगी और मसल्स का स्लो वर्किंग करना इस डिजीज की ओर पहला कदम। आपके दादा परदादा जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा एक खास आदत, इधर जबान से सलाइवा लेते थे और फिर पेपर को पलटाते थे। उन्हीं की हालत आप देखना कि उनसे बोला जाता है पेपर पढ़ने में उनके हाथ बराबर चलते हैं, लेकिन इस काम के अलावा उनसे कोई दूसरा काम करा दो कि दादाजी ये वर्ड लिखे इनको साफ करो, तो तुम्हारे दादाजी पहले आराम से हाथ लाएंगे और वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वाला ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, मतलब एक जन्म लगा देंगे और तब कहीं ये चीज साफ हो रही है। तो बताओ तुम्हारे दादाजी ये स्लो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मसल्स स्लो काम कर रही हैं, या मसल स्लो काम कर रही हैं। और मसल स्लो इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि हाईली नंबर जो है या ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन मसल्स में लेड की आ चुकी है।
तो अगर मसल्स में लेड की ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाए तो इसी को मेडिकल साइंस में एक प्रॉब्लम कहते हैं, द नेम इज प्लम्बिज्म, हायर लेड पॉइजनिंग। ज्यादा हो गया यार आज, क्यों? बस ये लास्ट, फिर इसके बाद कल। ये मैं जब भी ये स्टेटमेंट पढ़ा था तो हमेशा एक स्टेटमेंट बोलता कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। कैसे? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब बीवी नई नई आती है तो वो जी जी करती है? अरे हाँ या ना? आप कैसा कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो सही, मतलब आवाज कम करती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बादशाहत घर में सॉलिड होती जाती है तो फिर सिर्फ उसी की आवाज आती है। सेम ये चीज गाड़ियों पर भी लागू होती है। जब गाड़ी शुरू में आती है तो आपने देखा शोर या आवाज कम करती है। गाड़ियां शोर या आवाज कम इसलिए करती हैं और बाद में उनका साइलेंसर ज्यादा इसलिए चीखता है क्योंकि गाड़ियों के अंदर होता है इंजन। जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाता है, इंजन में जो भी फ्यूल आप डालते हैं, डीजल और पेट्रोल, वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है। और जो डीजल और पेट्रोल प्रॉपर बर्न नहीं हो पाएगा इंजन के अंदर, वही शोर पैदा करेगा जिसको आप साइंस में कहते हो अपस्फोटन, जिसको आप साइंस में कहते हो नॉकिंग। और यही अपस्फोटन और नॉकिंग बड़ा अजीब सा साउंड है जो साइलेंसर से बाहर आता है। छोड़ो, आप मेन चीज याद रखना कि आपकी गाड़ियां जो बहुत ज्यादा आवाज करती हैं वो किसके कारण आवाज करती हैं? क्योंकि गाड़ियों से जो साउंड निकलता है उसको नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग या शोर को कम करने के लिए गाड़ियों के अंदर इंजन में जो चीज डाली जाती है, तो बताओ इंजन में क्या डालते हैं अपन? पेट्रोल। पेट्रोल के साथ में एक ये चीज मिक्स करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से समझा रहा हूं कि गाड़ियों के इंजन में पेट्रोल डाला जाता है, लेकिन पेट्रोल के साथ में एक और चीज डालते हैं, अपस्फोटन रोधी पदार्थ। अपस्फोटन रोधी पदार्थ को एंटी नॉकिंग सब्सटेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपसे हमेशा पूछा जाता है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, ये CH3 CH2 और ये जो हो गया ये हो गया एथिल, और ये 4 मतलब टेट्रा और PB मतलब लेड, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो टेट्रा एथिल लेड को जैसे ही पेट्रोल के साथ में मिक्स करते हैं तो फिर आपकी पुरानी गाड़ियां कम शोर करती हैं या ना के बतौर शोर करती हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये आपका हो गया गाड़ी का इंजन, इंजन के अंदर क्या चला गया? पेट्रोल, और पेट्रोल के अंदर ये चीज चली गई। अब सिर्फ मुझे ये बताओ कि अंदर क्या चीज डिग्रेड हो जाएगी और क्या चीज डिग्रेड नहीं हो पाएगी? एथिल डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन जो हैवी मेटल होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में काउंट होते हैं। हैवी मेटल अनअपघटनीय प्रदूषक में काउंट होते हैं। तो इसलिए जब गाड़ियों का धुआं निकलेगा तो गाड़ियों के धुएं के साथ में बताओ कौन सी चीज जो टेट्रा एथिल लेड में है जिसका डिग्रेडेशन या अपघटन नहीं हो पाएगा, वो सीधी सीधी बाहर आ जाएगी? लेड। और जब जिस धुएं में लेड की मात्रा ज्यादा है और आप उसी जगह पर यदि खड़े हो और उसी जगह पर खड़े और सांस लोगे तो धुआं अंदर गया, मतलब क्या चीज अंदर गई आपके? लेड अंदर गया। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि लेड जाएगा तो सबसे पहले कहां एकत्रित होगा? आपके मसल्स में, और मसल्स की फंक्शनिंग को स्लो कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज प्लम्बिज्म। मतलब जो गाड़ियां हैं जितनी ज्यादा सड़कों पर होती जाएंगी उतना ज्यादा, जितनी जितनी, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट पुरानी गाड़ियों को अलग करने को बोल रही है, सिर्फ इस वजह से ये प्रॉब्लम है क्योंकि जितना ज्यादा पुरानी गाड़ियां रहेंगी उतना ज्यादा पेट्रोल में वो गाड़ियां टेट्रा एथिल लेड डलवाएंगी, उतना ज्यादा लोगों के अंदर लेड जाएगा और उनकी मसल्स की एक्टिविटी स्लो होगी। तो गवर्नमेंट ने, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ साफ आदेश किया, केजरीवाल ने 2 साल पहले, भैया शीशा वाली चीज ना यूज करें, मतलब इसको रोक लगाओ इसको। तो फिर साइंटिस्टों ने बोला कि फिर गाड़ियों का शोर कैसे कम हो, तो फिर केजरीवाल ने कहा वो आप समझो। तो फिर साइंटिस्टों ने ये चीज ढूंढी, टेट्रा एथिल लेड की जगह, इस चीज की जगह बताओ क्या यूज करना शुरू किया? बेंजीन और टॉल्यूइन, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो जब पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में बेंजीन और टॉल्यूइन यूज करना शुरू किया तो वही चीज की गाड़ियों का शोर कम तो हो गया, लेकिन फिर वही कहानी निकल कर आई कि बेंजीन और टॉल्यूइन जो हैं ये अनअपघटनीय पॉल्यूटेंट्स हैं।
ये सीधे धुएं के साथ में बाहर आ जाएंगे, और धुएं के साथ में बाहर आ जाएंगे तो बताओ जब व्यक्ति सांस लेगा तो उसके अंदर क्या चला जाएगा? बेंजीन। अब बेंजीन इतना खतरनाक था, मैंने ये चीज बोली थी ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ सिर्फ प्लम्बिज्म दे रहे थे। छोटे मियाँ के बारे में देखो, बेंजीन सिर्फ बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर मतलब आपके ऑर्गन के अंदर जाएगा, ऑर्गन से होता हुआ टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से होता हुआ सेल में जाएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जाएगा, क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं उसके अंदर जाएगा, और डीएनए जो है वो बहुत सारे जीन से मिलकर बनते हैं। तो एक जीन का नाम आपने हमेशा सुना होगा, ऑन्कोजीन। सोचो ये चीज यहां तक पहुंच रही है। बेंजीन ह्यूमन बॉडी से होता हुआ सोचो ऑन्कोजीन तक पहुंच के इसको ट्रिगर कर देता है, और ऑन्कोजीन ट्रिगर हुआ। एमपीपीएससी का क्वेश्चन, कौन सी प्रॉब्लम आपको होगी? कैंसर। मतलब बेंजीन एक्ट एज अ कार्सिनोजन। ये पीएमटी का क्वेश्चन है 2 साल पहले का, कि इनमें से कौन कार्सिनोजन है, इनमें से कौन कैंसर कारक है। तो इनमें से कौन कैंसर कारक है? बेंजीन, क्योंकि ये ऑन्कोजीन को ट्रिगर कर देता है। तो इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने कहा भैया ये नहीं, यही ठीक है, लोगों की मसल स्लो हो रही है, ये जायज है, ना कि उनको कैंसर हो, ये तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से बाकी कल